हेलो गाइस, तो कैसे हो आप सभी। होप सो आप सभी अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वह है 18वीं शताब्दी में भारतीय समाज की सामाजिक संरचना। तो इसके अंतर्गत हम बात करेंगे कि 18वीं शताब्दी में जो भारत की सामाजिक और आर्थिक स्थिति थी वो कैसी थी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की हमारी वीडियो। 18वीं शताब्दी की राजनीतिक अव्यवस्था के होते हुए भी भारत की पारंपरिक विशेषताएं जो है ज्यों की त्यों ही बनी रही। सामाजिक वर्गीकरण की अगर हम बात करें 18वीं शताब्दी में, तो समाज में सबसे महत्वपूर्ण जो स्थान था वो सम्राट का था, यानी कि राजा का था। इसका अनुकरण अभिजात वर्ग करता था। ये लोग जो है वित्तीय कठिनाइयों के होते हुए भी ऐश्वर्य जीवन जो है व्यतीत करते थे। इन्हें सुंदरी सूरत तथा संगीत से विशेष प्रेम होता था। और समाज में सबसे नीचे जो है ग्राम में रहने वाले कृषक तथा हस्तशिल्पी होते थे, जो प्राय जो है निर्धनतापूर्वक जीवन व्यतीत करते थे। हिंदू समाज में अगर हम जाति प्रथा की बात करें तो जाति प्रथा का बहुत महत्व था। जाति के नियमों का विवाह, वस्त्र, भोजन तथा व्यवसाय में बहुत महत्व था। परंतु आर्थिक और राजनीतिक कारणों से बहुत से लोगों को जो है पारंपरिक व्यवसाय छोड़कर अन्य कार्य करने पड़े। अगर हम समाज में स्त्रियों की स्थिति के बारे में बात करें तो स्त्रियों का समाज तथा गृह में मान तो था, परंतु समानता की वह भावना नहीं थी जैसे कि आज हम समझते हैं। मालाबार तथा कुछ अन्य क्षेत्रों को छोड़कर हिंदू समाज मुख्यतः पितृप्रधान था तथा घर में पुरुष का ही बोलबाला था। यद्यपि हमें कुछ ऐसी हिंदू तथा मुसलमान स्त्रियों का उल्लेख मिलता है जिन्होंने राजनीति, प्रशासन तथा विद्या के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, परंतु प्राय स्त्री को समाज में उनका न्यायपूर्ण स्थान नहीं दिया जाता था। हिंदू तथा मुसलमान स्त्रियां पर्दा करती थी, यद्यपि बाहर काम करने वाली स्त्रियां प्राय ऐसा नहीं कर पाती थी। बाल विवाह प्रथा प्रचलित थी, यद्यपि गौनाभ्यासक होने पर ही होता था। ऊंचे वर्गों में दहेज प्रथा भी प्रचलित थी। राजवंशों, बड़े जमींदारों तथा धनाढ्य घरों में जो है बहुपत्नी प्रथा भी प्रचलित थी, परंतु साधारण लोग एक विवाह ही करते थे। उत्तर प्रदेश तथा बंगाल के कुलीन घरानों में बहुपत्नी प्रथा का रूप बहुत भीषण था। द्विजों में विधवा विवाह प्राय नहीं होता था। आश्चर्य की बात है कि पेशवाओं ने विधवा के पुनर्विवाह पर पतदान नाम का एक कर भी लगाया था। बंगाल, मध्य भारत, राजस्थान इत्यादि के उच्च हिंदू कुलों में सती प्रथा भी प्रचलित थी, जिसके अनुसार विधवा अपने पति की चिता में ही जलकर भस्म हो जाती थी। पेशवाओं ने इस प्रथा को रोकने का असफल प्रयत्न किया। और इसी तरह से एक अन्य सामाजिक कुरीति थी दास वृत्ति, यानी कि दास प्रथा। मुख्य रूप से हम दासों को दो भागों में बांट सकते थे। एक थे घरों में काम करने वाले दास और दूसरे थे खेतों में काम करने वाले बंधुआ मजदूर। ये दूसरी श्रेणी के लोग भूमि के हस्तांतरण होने पर नए स्वामी के पास हस्तांतरित हो जाते थे। यूरोपीय पर्यटकों तथा प्रशासकों ने दास वृत्ति का बहुत उल्लेख किया है। आर्थिक कठिनाइयों, दुर्भिक्ष, असीम निर्धनता तथा अन्य प्राकृतिक प्रकोपों के कारण लोग अपनी संतानें बेच देते थे। राजपूत, खत्री तथा कायस्थ लोग घरों में काम करने के लिए दास दासियां रखते थे, परंतु यह स्मरण रहे कि भारत में दासों से यूरोप और अमेरिका की अपेक्षा बहुत उत्तम व्यवहार किया जाता था। इन्हें लोग प्राय पारंपरिक सेवक के रूप में ही मानते थे। उन्हें विवाह करने की अनुमति होती थी तथा उनकी संतान पूर्ण नागरिक मानी जाती थी। विदेशी कंपनियों, विशेषतः पुर्तगाली, डच, अंग्रेजों के आने पर दास व्यापार ने एक नवीन रूप धारण कर लिया। कलकत्ता में 1752 में एक कार्यालय का उल्लेख मिलता है, जहां प्रत्येक दास के पंजीकृत करने पर 4 रुपया शुल्क देना होता था। यूरोपीय कंपनियां 10 वर्षीय कन्या के लिए 5 से 15 रुपये, 16 वर्षीय लड़की के लिए 12 से 20 रुपया तथा पूर्ण वयस्क के लिए 15 से 20 रुपया प्रति दास के मूल्य पर बंगाल, असम तथा बिहार की मंडियों से मोल लेकर यूरोप तथा अफ्रीका बेचती थी। सूरत, मद्रास तथा कलकत्ता में यूरोपीय घरों में हबसी दास भी रखे जाते थे। 1789 में की गई घोषणा से दास व्यापार बंद कर दिया गया, परंतु ग्रामों में बंधुआ मजदूरी की प्रथा कहीं कहीं आज भी चल रही है। शिक्षा की अगर हम बात करें 18वीं शताब्दी में,
तो हिंदुओं तथा मुसलमानों में शिक्षा के प्रति विशेष रुचि रही है, परंतु भारतीय शिक्षा का उद्देश्य संस्कृति था, साक्षरता नहीं था। अपने अपने वर्ण, कुल तथा मर्यादा के अनुसार व्यावसायिक प्रशिक्षण प्राप्त करने का भी चलन था, जिससे लोगों में विशिष्टता यानी कि स्पेशलाइजेशन आ जाती थी। हिंदुओं तथा मुसलमानों में शिक्षा धर्म से संबंधित थी। संस्कृत के उच्च अध्ययन के केंद्रों को बंगाल, बिहार, नादिया तथा काशी में तोल तथा चतुष्पाठी कहते थे। मिथिला जो कि बिहार में है तथा उत्कल, उड़ीसा संस्कृत अध्ययन के विशेष क्षेत्र थे। फ्रांसीसी पर्यटक बर्नियर काशी को जो है भारत का एथेंस कहता है। उत्तर संस्कृत शिक्षा के अभिलाषी इन केंद्रों की ओर भागते थे। फारसी तथा अरबी के उच्च शिक्षा केंद्रों को मदरसा कहते थे। राजभाषा होने के कारण हिंदू तथा मुसलमान दोनों फारसी सीखते थे। पूर्वी भारत में आजिमाबाद, बिहार फारसी का प्रसिद्ध केंद्र था। कुरान तथा इस्लामी धार्मिक शिक्षा के इच्छुक अरबी सीखते थे। प्रारंभिक शिक्षा का प्रचलन पर्याप्त मात्रा में था। हिंदू विद्यालय को पाठशाला तथा मुस्लिम विद्यालय को मकतब कहते थे। ये विद्यालय प्राय मंदिर तथा मस्जिदों से संबंधित होते थे। विद्यार्थियों को लिखने, पढ़ने तथा अंकगणित की शिक्षा दी जाती थी। सत्य, ईमानदारी, आज्ञा पालन, धर्मनिष्ठता इत्यादि सिखाई जाती थी। यद्यपि दिव्य विद्या का प्रचलन जो है प्राय उच्च वर्गों में ही था, परंतु निम्न वर्णों के बालक भी विद्या प्राप्त कर लेते थे। स्त्री शिक्षा अवशिष्ट नहीं थी। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास कला तथा साहित्य। जब कला तथा साहित्य को दिल्ली में संरक्षण मिलना बंद हो गया तो ये लोग नवीन स्थापित राज्यों जैसे हैदराबाद, लखनऊ, मुर्शिदाबाद, जयपुर इत्यादि की ओर चल पड़े। आसफउद्दौला ने 1784 में सुप्रसिद्ध इमामबाड़ा बनवाया। इस भवन में स्तंभों का प्रयोग नहीं किया गया है, यही इसकी विशेष महत्व है, इसकी विशेषता है। सवाई जयसिंह ने सुप्रसिद्ध जयपुर तथा गुलाबी नगर तथा दिल्ली, बनारस इत्यादि नगरों में ज्योतिष की 5 वेधशालाएं बनवाई। अमृतसर में महाराजा रणजीत सिंह ने स्वर्ण मंदिर में संगमरमर लगवाया तथा उसके कलश पर स्वर्ण पत्र मढ़वा लिया। इसी प्रकार सूरजमल ने भरतपुर की राजधानी डिंग में आगरे के समान सुयोजित नगर बनवाने का प्रयत्न किया। यह कार्य 1725 में आरंभ किया गया, परंतु पूर्ण नहीं हो सका। आधुनिक भारतीय भाषाओं जैसे उर्दू, हिंदी, बंगला, असमिया, पंजाबी, मराठी, तेलुगु तथा तमिल का बहुत विकास हुआ। यह 18वीं शताब्दी की थी, जिसमें ईसाई धर्म प्रचारकों ने भारत में प्रथम प्रिंटिंग प्रेस स्थापित किया तथा भारतीय भाषाओं में अजिल का प्रकाशन किया। इन्हीं लोगों ने प्रथम तमिल कोश भी प्रकाशित किया। बंगाल में केरी, बौर तथा मॉर्समैन जैसे धर्म प्रचारकों ने सीरमपुर के स्थान पर मुद्रणालय यानी कि प्रिंटिंग प्रेस स्थापित किया तथा बाइबल का बंगला संस्करण निकाला। अगर हम 18वीं शताब्दी की आर्थिक स्थिति की बात करें तो 18वीं शताब्दी के प्रारंभिक दिनों में भारतीय अर्थव्यवस्था की आधार इकाई ग्राम ही थी, जो स्वावलंबी तथा स्वशासी ही नहीं अपितु अपनी आवश्यकताओं के लिए सभी पदार्थों का उत्पादन कर लेते थे। इन लोगों का राज्य से संबंध केवल कर देने तक ही सीमित होता था। वंश तथा शासन को परिवर्तित होते ही रहते थे। जो वंश और शासन है ना, वो तो परिवर्तित होते ही रहते थे, परंतु ग्राम्य समाज सदैव जो है मंद गति से चलता रहता था। एशियाई समाज का यह अपरिवर्तनशील रूप ही था जिसके विषय में यूरोपियों ने कहा था कि यह नश्वर संसार में भी अनश्वर है। एक ग्राम्य समाज एक ओर आर्थिक तथा सामाजिक स्थायित्व में मुख्य भूमिका निभाते थे, तो दूसरी ओर आर्थिक प्रवाहहीनता के लिए भी उत्तरदायी थे। नगरों में हस्तशिल्प का स्तर बहुत विकसित हो चुका था तथा भारतीय माल की संसार की सभी मंडियों में मांग थी। ढाका, अहमदाबाद, मसूलीपट्टनम का सूती कपड़ा, मुर्शिदाबाद, आगरा, लाहौर तथा गुजरात का रेशमी माल, कश्मीर, लाहौर तथा आगरा के ऊनी शॉल, गालीचे, सोने चांदी के आभूषण, बर्तन, धातु का सामान, हथियार, ढाले इत्यादि भी भारत में तथा बाहर बहुत मांग थी। स्थानीय तथा विदेशी विस्तृत व्यापार के कारण व्यापारिक पूंजीपतियों का विकास हुआ तथा बैंक पद्धति का भी विकास हुआ।
उत्तरी भारत में जगत सेठों तथा दक्षिणी भारत में चेट्टियों का उदय हुआ। हुंडियों इत्यादि का भी प्रचलन होने लगा था तथा इससे व्यापार में बहुत वृद्धि हुई। 17वीं तथा 18वीं शताब्दी में भारतीय व्यापार के विकास से यह लगता था कि भारत में पूंजीवाद के शीघ्र उत्थान के लिए परिस्थितियां विद्यमान थी, परंतु कुछ प्रतिबंधों के कारण, जैसे कि सामंतशाही वर्ग का प्रसार जो कि कृषकों के बचाए हुए धन का दुरुपयोग करते थे तथा अभिजात वर्ग की संपत्ति का सरकार द्वारा जब्त करना, लोगों में बचत की भावना तथा प्रवृत्ति का अभाव तथा इन वस्तुओं का सदुपयोग न करना इत्यादि, तथा सर्वप्रधान देश में राजनीतिक स्थिरता का न होना, इन सभी के कारण जो है आधुनिक विधि से आर्थिक विकास नहीं हो सका। 18वीं शताब्दी में यूरोपीय व्यापारी कंपनियों के अस्तित्व से, जिसके महान आर्थिक तथा राजनीतिक प्रभाव हुए, देश में निष्कृष्टता आई तथा देश में अव्यवस्था उत्पन्न हो गई। तो गाइस, ये थी आज की हमारी वीडियो जिसमें हमने जाना 18वीं शताब्दी में भारत की सामाजिक और आर्थिक स्थिति के बारे में। आशा करती हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। इसी तरह आगे भी हमारे साथ बने रहिए। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।